अब तक की 5 अहम खबरें। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को राहत, अब हिजाब पहनकर दे सकेंगी भर्ती की परीक्षाएं। कर्नाटक में सुर्खियां बटोरने वाले हिजाब विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी कि KEA द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाली कैंडिडेट्स हिजाब पहन सकती हैं। मंत्री ने कहा कि कैंडिडेट्स को हिजाब पहनने की अनुमति न देकर सरकार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करेगी। यहां तक कि नीट में भी कैंडिडेट्स को हिजाब पहनने की पूरी इजाजत है। उनका कहना है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोग अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बताएं तो 5 फरवरी 2022 को बीजेपी के नेतृत्व वाली पिछली कर्नाटक सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वहीं 1 महीने बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर राज्य सरकार के बैन को बरकरार रखा था। KEA द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है। ये परीक्षा कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड में रिक्तियों को भरेगी। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब पहनने वाली स्टूडेंट्स को परीक्षा से कम 1 घंटे पहले परीक्षा हॉल में उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा, छात्राओं की पूरी जांच की जाएगी, हम किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं चाहते हैं। मई के महीने में कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पार्टी की एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने ये कहा था कि बैन हटा दिया जाएगा। उसके बाद कर्नाटक के IT-BT मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी कहा था कि समीक्षा के बाद हिजाब प्रतिबंध आदेश को संशोधित या फिर वापस ले लिया जाएगा। वोट तो 1440 होंगे पर पड़ेंगे 1450, चुनाव आयोग चाहे जांच करता रहे। बीजेपी सांसद का अजीब बयान। राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ की इन दिनों सियासत में काफी चर्चा हो रही है। वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सांसद बाबा बालकनाथ ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। बाबा बालकनाथ ने कहा कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे लेकिन पड़ेंगे 1450। दरअसल बाबा बालकनाथ कोठड़ा की श्री मेठी धर्मशाला में सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभा में बालकनाथ युवाओं को अधिक से अधिक मतदान देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि जितने वोट हो उससे ज्यादा वोटिंग करनी है। निर्वाचन आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए, जांच करते रहे लेकिन वोट तो पड़ चुके होंगे। सांसद ने कहा कि उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। इस भावना के साथ हमें काम करना है। वहीं तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर शेयर होने लगा। हालांकि बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से बाबा बालकनाथ को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया गया और 2 दिन के अंदर उनके बयान पर स्पष्टीकरण यानी कि सफाई मांगी गई है। वहीं नोटिस पर बाबा बालकनाथ ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए ये बयान दिया था। उन्होंने कहा, मैंने ये बात सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए कही थी। अगर नोटिस दिया गया तो मैं जवाब दे दूंगा। बता दें कि वायरल वीडियो एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिसमें अलवर से मौजूदा सांसद बालकनाथ ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो होंगे 1440 मगर पड़ेंगे 1450। कौन भड़का रहा है हिंसा, किसने लगाई आग? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर पर पूछे 9 सवाल। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि हैरानी होती है कि सालों से शांत रहे मणिपुर में अचानक कैसे आग लग गई। खास बात है कि संसद के मानसून और विशेष सत्र में भी मणिपुर हिंसा का मुद्दा जमकर गूंजा था। विपक्ष इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग कर रहा था। संघ प्रमुख ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की बिगड़ती स्थिति पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने सवाल किए, लगभग 1 दशक से शांत मणिपुर में अचानक ये आपसी फूट की आग कैसे लग गई? क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के अतिवादी भी थे? अपने अस्तित्व के भविष्य के प्रति अशक्ति मणिपुर मतई समाज और कुकी समाज के इस आपसी संघर्ष को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास क्यों और किसके द्वारा हुआ? उन्होंने आगे कहा, वर्षों से वहां पर सबकी
समदृष्टि से सेवा करने में लगे संघ जैसे संगठन को बिना कारण इसमें घसीटने का प्रयास करने में किसका निहित स्वार्थ है? इस सीमा क्षेत्र में नागा भूमि व मिजोरम के बीच स्थित मणिपुर में ऐसी अशांति व अस्थिरता का लाभ प्राप्त करने में किन विदेशी सत्ताओं को रुचि हो सकती है? भागवत ने पूछा, क्या इन घटनाओं का कारण परंपराओं में दक्षिण एवं पूर्व एशिया की भू राजनीति की भी कोई भूमिका है? देश में मजबूत सरकार के होते हुए भी ये हिंसा किन के बलबूते पर इतने दिन बेरोक टोक चलती रही है? गत 9 वर्षों से चल रही शांति की स्थिति को बरकरार रखना चाहने वाले राज्य सरकार होकर भी ये हिंसा क्यों भड़की और चलती रही? संघ प्रमुख के मुताबिक आज की स्थिति में जब संघ परिषद दोनों पक्षों के लिए शांति चाह रहे हैं, उस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठता हुआ दिखते ही कोई हादसा करवाकर फिर से विद्वेष व हिंसा भड़काने वाली ताकतें कौन सी हैं? उन्होंने लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिशों के लिए प्रति आगाह किया है। आरएसएस प्रमुख ने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का आह्वान किया है। आसमान के बाद अब जमीनी हमले तेज करेगा इजराइल, सेना की चेतावनी, हमास का करेंगे खात्मा। इजराइल हमास युद्ध का 18वां दिन है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच इजरायली सेना ने हमास को चेतावनी दे दी है। इजराइल की सेना ने कहा कि वो हमास को खत्म करने के लिए लगातार हमले की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्यवाही का उल्टा असर हो सकता है। हमास के खिलाफ जमीनी हमले के लिए इजराइल तैयार है। इसे लेकर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल का गाजा पट्टी पर जारी हमलों पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि इजराइल जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये रास्ता लगातार हमलों का रास्ता है। हर जगह और हर तरह से हम हमास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में 2 सप्ताह से जारी इजराइल के हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है। बता दें कि इजराइल ने युद्ध के 17वें दिन भी गाजा में हमास के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया था। हमास ने सोमवार को कहा कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान बंधक बनाई गई 2 इजरायली महिलाओं को रिहा कर दिया है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। हालांकि इससे पहले हमास 2 और बंधकों को रिहा कर चुका है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना द्वारा की गई बमबारी में 436 लोग मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 सप्ताह के हमलों में अब तक 5087 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से 2055 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने 24 घंटों में गाजा में 320 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें हमास की एक सुरंग, दर्जनों कमांडर और मॉर्टरी व एंटी टैंक मिसाइल तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान को हराने के बाद जादरान के बयान पर विवाद, मैदान में मजहब और सियासत पर सवाल। अफगानिस्तान के क्रिकेटर इब्राहिम जादरान को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में सोमवार को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया, तो उन्होंने ये अवार्ड अफगानिस्तान के उन शरणार्थियों के नाम कर दिया जिन्हें पाकिस्तान अपने यहाँ से जबरन वापस भेज रहा है। जादरान ने 87 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस पारी को अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने के लिए अहम भूमिका माना जा रहा है। जादरान जब प्लेयर ऑफ द मैच लेने आए तो उनसे पूछा गया कि वो इसे किसे समर्पित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी उन अफगान नागरिकों के लिए है जिन्हें पाकिस्तान से जबरन निकाला जा रहा है। जादरान ने कहा, शुक्र है कि इस मैच में मैंने अच्छा खेला। मैं सकारात्मक रुख के साथ खेलना चाहता था। कई बार मैंने और गुरबाज ने बेहतरीन साझेदारी की है। हमने साथ में बहुत क्रिकेट खेले हैं, अंडर 16 के दिनों से ही। मैं खुद के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहद खुश हूँ। मैं ये मैन ऑफ द मैच उन अफगान शरणार्थियों को समर्पित करता हूँ जिन्हें पाकिस्तान अपने यहाँ से जबरन निकाल रहा है। आपको बताएं तो पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि 10,000 अफगान नागरिक पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान लौट गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इसी महीने कहा था कि अफगानिस्तान ने कि वैसे लोग 1 नवंबर तक वापस चले जाएंगे जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।